वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं और आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में जो मेन हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट, वो था चेंज इन एंट्रोपी के हवाले से। और हमने हमारे सामने जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉ था वो ये था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट डिक्रीज। सो एनी प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ फॉरबिड। तो ये जो लॉ था ये हमें बेसिकली बता रहा था कि कौन से प्रोसेसेस जो हैं नेचर में स्पॉन्टेनियसली अकर कर सकते हैं। वो तमाम प्रोसेसेस हैं जिनमें एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट डिक्रीज, विच मीनिंग के वो सिस्टम और उसकी वो सराउंडिंग्स जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, जिसको हम यूनिवर्स का नाम दे रहे हैं, उनकी जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। यानी कि वो या तो ज़ीरो होगी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये चेंज जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। सो हर वो प्रोसेस जिसमें ये चीज़ होल्ड नहीं करती वो स्पॉन्टेनियसली अकर नहीं करेगा, वो खुद ब खुद अकर नहीं करेगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से किसी और सिस्टम की एंट्रोपी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कोई वर्क डन वगैरह करना पड़ेगा, तब आप वो पॉसिबल है। खुद ब खुद से वो प्रोसेस अकर नहीं करेगा। और इसकी एग्जांपल्स फिर हमने देखी है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर आपके पास दो सिस्टम्स हों, जिस तरह ये वाला एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि आपके पास दो मिसाल के तौर पे कॉपर के ब्लॉक्स हैं, सेम मैस के हैं, एक हायर टेम्परेचर पे है, एक लोअर टेम्परेचर पे है। तो अगर आप इन दोनों को जो है इन कांटेक्ट में लेकर आएँ सच दैट हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो कूल डाउन हो जाएगा निस्बतन, और जो कूलर ऑब्जेक्ट है वो निस्बतन हॉटर हो जाएगा, और ये दोनों जो है एक ल्यूक वार्म दरमियाने टेम्परेचर पे आ जाएंगे फाइनली, यानी जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। और ये प्रोसेस जो है कि हॉटर ऑब्जेक्ट जो है वो कूल हो और कूलर ऑब्जेक्ट हॉट हो, जब इनको कांटेक्ट में लाया जाए, ये हमारे आम जो है वो तजर्बा है ज़िंदगी का, हमें ये चीज़ नज़र आती रहती है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास चाय का प्याली है और आपने इसे किसी कमरे में रखा है, तो अगर आप ज़्यादा देर तक इंतज़ार करेंगे तो चाय की प्याली जो है वो ठंडी हो जाएगी। हमें ये तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, उसके टेम्परेचर में इतनी तब्दीली नहीं आती, तो ये अंदाज़ा नहीं होता कि हीट जो है वो कुछ स्लाइटली हीट अप हुआ है इन्वायरमेंट। लेकिन ये ज़रूर है कि हम ये प्रोसेस हमें नज़र आता है, और इसका होने की अब हमें कि क्यों ये खुद ब खुद से ये प्रोसेस करता है, इसकी अब हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी अगर हम इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपने सामने रखें। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि ये प्रोसेस ऐसा है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली अकर करता है, तो इसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर हमने क्या किया था कि बाकायदा इनकी चेंज इन एंट्रोपी डिटर्मिन की थी, फाइनल माइनस इनिशियल। और इन दोनों ये क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम था, तो एज़ फार एज द यूनिवर्स इज़ कंसर्न वो यही दो ब्लॉक्स थे, क्योंकि ये किसी और इन्वायरमेंट या बाहर किसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हीं को आप यूनिवर्स कंसिडर कर रहे हैं इधर। और ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहा है कि जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम चेंज इन एंट्रोपी वगैरह कैलकुलेट की तो हमने बाकायदा देखा कि रिज़ल्ट ये आया, और इस रिज़ल्ट को फिर हमने चेक भी किया कि ये जो है ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव है, यानी TAF² ग्रेटर देन T1²। और ये जो क्वांटिटी है लॉग जब इसका लेते हैं तो ये आपको ग्रेटर देन ज़ीरो दे देता है। तो ये अल्टीमेटली हमने ये साबित किया कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह एक और प्रोसेस हमने देखा जिसको हम फ्री एक्सपेंशन का नाम देते हैं, जो कई दफ़ा लोग जूल एक्सपेंशन भी कहते हैं जूल के नाम पे। और इसमें जो बेसिक सिचुएशन है उसमें इनिशियल स्टेट ये है कि आपके पास आपने एक बड़ा बॉक्स है, उसको आपने दो हिस्सों में पार्टीशन किया हुआ है। इधर आपने एक पार्टीशनिंग लगाई हुई है, एक बैरियर लगाया हुआ है। इनिशियली गैस तमाम की तमाम इस लेफ़्ट साइड पर है, हाफ ऑफ द चैम्बर लेफ़्ट चैम्बर में है।
और बाद में आपने ये पार्टीशन एकदम से खोल दी और अब गैस जो है आप फाइंड करते हैं कि वो एक्सपैंड कर गई है और वो तमाम तर जो आपके पास कंटेनर है उसको उसने ऑक्यूपाई कर लिया। इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है। ये भी हम आम ज़िंदगी में देखते हैं कि ये इस किस्म का की सिचुएशन होती है कि आपने कोई मतलब परफ्यूम की बोतल खोली तो परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाएगा, उसकी खुशबू। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं थ्रू आउट द एनवायरनमेंट और ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप कि वो वापस खुद ब खुद से आ जाएंगे। उसकी लाइकलीहुड बहुत कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओवरवेलमिंगली वो ही होता है। तो इसमें भी हम ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है इस डायरेक्शन में कर रहा है कि गैस जो है वो इस चैम्बर से पूरे इसमें स्प्रेड कर गई। जब आपने पार्टीशनिंग रिमूव कर दी, आपने कंस्ट्रेंट रिमूव की, सिस्टम अब ऐसा ऐसा नए इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा और वो नया इक्विलिब्रियम ऐसा होगा कि जब आप चेंज इन एंट्रोपी डिटरमिन करें फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट और इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान, तो या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी वुड बी ज़ीरो और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये जो है इस प्रोसेस को भी हम देखते हैं कि ये इस डायरेक्शन में अकर करता है। सो देयर अ ये प्रोसेस इस तरह अकर कर रहा है मगर रिवर्स डायरेक्शन जो है हम ऑब्जर्व नहीं करते और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। यहाँ पहले ये भी बताया गया था कि अगर हम गौर फिक्र ना करें इस पर पूरी तरह तो कई दफ़ा गलत आंसर भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो असूली तौर पे अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है चेंज इन एंट्रोपी के लिए तो यू विल हैव टू थिंक ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कनेक्ट्स द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया, चेंज इन एंट्रोपी वगैरह डिटरमिन की। तो वो भी जो है अगर हम चेंज इन एंट्रोपी जो निकला वो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाती है फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल वॉल्यूम से लार्जर है। अगर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगी तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, जो कि आप ऑब्जर्व नहीं करते कि वो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे। अगर आप पार्टीशन खोल दी ये नहीं आप एक्सपेक्ट करते कि ये पार्टीशनिंग आपने खोल दी तो गैस सारी की सारी इस हिस्से में आ जाएगी और ये बाकी सारा हिस्से खाली हो जाएगा, ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और उसकी वजह यही है कि अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से देखें तो बिकॉज दैट वुड बी अ नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी दैट इज़ नॉट अलाउड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़रा इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 1 मोल के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। और हमने ये भी देखा था कि गैस की जो है ना एंट्रोपी इस तरीके से बढ़ी है, रिजर्वायर की इस तरीके से कम हुई है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि आइसोथर्मल जो है प्रोसेस जो हमने कंसिडर किया है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फिर इसको हमने साबित भी कर दिया था। तो एंट्रोपी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इधर था वो ये था कि एंट्रोपी ऑफ अ सब सिस्टम, जो कि इस केस में गैस है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। एंट्रोपी ऑफ सब सिस्टम कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट द लॉ अप्लाइज ओनली टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द टोटल, ठीक है ना, कंप्लीट सिस्टम। जो सिस्टम हमारा है वो एसेंशियली गैस है, जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो रिजर्वायर है। इन दोनों को मिलाया जाकर आपको यूनिवर्स के तौर पे कंसिडर करेंगे और उस पे जो है ना ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है और आप उस पर अगर अप्लाई करें तो ये कंसिस्टेंटली रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ये हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। सो इनिशियल स्टेट और फाइनल एंट्रोपी की फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो सेम होती है, तो देयर इज़ नो चेंज। और तो वो हमने ये देखा था कि ये साबित भी हो जाता है। अच्छा, अब हम जो है एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, वो भी एसेंशली इसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि आपकी बुक में भी गिवन है, वो ये है कि एक सिस्टम है
वो रेजरवायर के साथ कनेक्टेड है, तो आप समझ लेंगे सिस्टम है, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू अ रेजरवायर। ठीक है, रेजरवायर का टेम्परेचर TR है, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो TS है। तो अब वो बेसिकली आपके पास सिस्टम है, आपने उसको अलाउ किया है कि वो रेजरवायर के साथ इंटरेक्ट करे, और उसका नतीजा क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है ये सिस्टम भी रेजरवायर के टेम्परेचर पे आ जाएगा। रेजरवायर जो है वो हायर टेम्परेचर रेजरवायर भी हो सकता है, वो लो टेम्परेचर रेजरवायर भी हो सकता है, और रेजरवायर जो है कि जो टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम जो फाइनल स्टेट आएगी। तो शुरू में आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये दूसरा भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि सिस्टम जो आपका है और रेजरवायर जो है पहले दोनों अलग-अलग हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, अपने अपने इक्विलिब्रियम में हैं। रेजरवायर जो है इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और उसका टेम्परेचर TR है, और जो सिस्टम है रेजरवायर का टेम्परेचर TR है, जो सिस्टम है वो भी अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो टेम्परेचर TS पे है। और अब आपने अलाउ किया कि ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, यानी कि हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, और उसकी कुछ कुछ कन्फिगरेशन इधर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये हीट एक्सचेंज हो सकती है एट द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम एंड द रेजरवायर। तो अब हीट एक्सचेंज के नतीजे में सिस्टम जो है, अब आपने क्योंकि पहले एक इक्विलिब्रियम स्टेट थी, अब आपने जो है सिस्टम को अलाउ किया, कंस्ट्रेंट्स बदल दिए कि अभी आपस में सिस्टम और रेजरवायर इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यही हमारा अब टोटल जो है सिस्टम बन जाता है, जिसको हम यूनिवर्स का नाम दे सकते हैं, जिस पे ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। तो अब क्योंकि ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कुछ टाइम के बाद एक नए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, और वो आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि रेजरवायर क्योंकि बहुत बड़ा है, उसकी बड़ी लार्ज हीट कैपेसिटी है, तो जो सिस्टम है वो अल्टीमेटली रेजरवायर के टेम्परेचर पे आ जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट। जैसा वही अब चाय की प्याली की एग्जांपल थी कि चाय की प्याली गर्म भी है और आपने एक ठंडे कमरे में उसको रख दिया है, तो आप कुछ देर इंतज़ार करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ कोल्ड द रूम इज़ एंड हाउ हॉट द कप ऑफ टी इज़, तो अल्टीमेटली यही होगा कि वो उसी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे वो चाय की प्याली आ जाएगी। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, जो सिस्टम है आपका वो चाय की प्याली है, इन्वायरमेंट जो है वो आपका कमरा है, और उसका एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है उस कमरे के अंदर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ योर कप ऑफ टी। तो ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। अच्छा, अब हम ये सोचें अगर कि रेजरवायर जो है वो हायर टेम्परेचर रेजरवायर है, और हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी एंट्रोपी चेंजेस क्या हैं, और टोटल एंट्रोपी जो है ये सिस्टम प्लस द रेजरवायर जो कि यूनिवर्स है, वो चेंज इन एंट्रोपी क्या है। तो वो एक्सरसाइज है जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा अब समझ में आनी शुरू हो गई है। तो इसको अगर हम लिखें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेजरवायर, तो दिस इज इक्वल टू so we are imagining that this change is happening very slowly, so we're using this this expression for this. तो 1/TR है, ये तो चेंज नहीं होता रेजरवायर का टेम्परेचर, तो आप इसको जो है इस तरह लिख सकते हैं, और DQ जो है आपका वो अगर आप को याद हो कि क्योंकि रेजरवायर अब आप हीट दे रहा है, हायर टेम्परेचर रेजरवायर है, तो हीट वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रेजरवायर टू द सिस्टम। तो DQ जो हमारा है वो उस केस के अंदर हम बाय कन्वेंशन DQ को नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जिस तरह वो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम की टर्म्स में लिखा जा सकता है, वो TS माइनस TR डिवाइडेड बाय TR। ये TR जो है, ये TR तो वही है जो बाहर था, ये जो है आपके पास, ये वही हम इस एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इधर, ये जो है एक्सप्रेशन इधर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है कि डेल्टा Q जो है वो C डेल्टा T, ठीक है ना। डिफरेंस इन टेम्परेचर, सिर्फ फ़र्क ये है कि TR माइनस TS है इधर होना चाहिए, मगर क्योंकि डेल्टा Q जो है नेगेटिव है,
तो इसलिए वो नेगेटिव की वजह से टी एस माइनस टी आर हमने लिख दिया। तो उस नेगेटिव साइन को हमने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहें सिस्टम का, तो वो भी इसी तरह है, मगर क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसलिए हमें जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम द सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर टू द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विच विल बी द टेम्परेचर ऑफ द रेजरवायर, क्योंकि सिस्टम अल्टीमेटली जो है वो हीट रेजरवायर से इनफ्लो हीट होती रहेगी सिस्टम के अंदर, और अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश होगी तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो रेजरवायर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम इधर जो है ये टेम्परेचर है इस यहाँ तो कांस्टेंट था ना, रेजरवायर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। रेजरवायर का मतलब ही ये है कि इतनी ह्यूज बॉडी है कि उसमें से ट्रांसफ़र हीट हो भी जाए तो वो उसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। तो यहाँ पे जो टी है ये चेंज हो रहा है एट एवरी स्टेप, और हम इसे कॉजी स्टैटिकली ले रहे हैं कि सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम। ये सारा प्रोसेस इतना स्लोली हो रहा है कि सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज, इसी वजह से हम ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये ऊपर और नीचे में ये आप जहन में रखेंगे रेजरवायर के हवाले से कि रेजरवायर का टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए आप इंटीग्रल से इस इंटीग्रल से आप इसको बाहर ले सकते थे क्योंकि इट वाज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वेयर एज हेयर टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ चेंजिंग एट एवरी स्टेप। इनिशियल जो है वो सिस्टम है, टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे था सिस्टम जिसको हमने टी एस का नाम दे दिया है, और फाइनल जो टेम्परेचर सिस्टम का है वो टी आर हो जाएगा। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है इसको हम उसी तरह हीट कैपेसिटी के टर्म्स में, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम की टर्म्स में लिख सकते हैं, मगर टेम्परेचर का ख्याल रखना है, इसको बाहर नहीं ले सकते। तो ये रिज़ल्ट जो आपका आ जाएगा ये टी आर ओवर टी एस आ जाएगा। तो ये अब आपके पास एंट्रोपी ऑफ द रेजरवायर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ गया, और हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये प्रोसेस हम क्वाजी स्टैटिकली कर रहे हैं ताकि हम ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सिर्फ उन प्रोसेसेस के लिए होल्ड करता है। मगर क्योंकि एंट्रोपी जिस तरह हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एंट्रोपी इज़ अ स्टेट वेरिएबल, तो कोई भी प्रोसेस आप ले सकते हैं, मगर फाइनल और इनिशियल स्टेट्स अगर सेम हैं तो इट विल ओनली डिपेंड, द डिफरेंस विल ओनली डिपेंड ऑन द एंट्रोपीज ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। तो वही हम बार बार वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये जहन में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सप्रेशंस होल्ड करती हैं सिर्फ रिवर्सल प्रोसेस के लिए। तो यू हैव टू इमेजिन कि जो ओरिजिनल जो भी प्रोसेस हो, आप इमेजिन एक करते हैं कि आप इनिशियल से फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहे हैं थ्रू अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो दैट यू कैन यूज़ दीज एक्सप्रेशंस विच स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। मगर जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो उन प्रोसेसेस के इंडिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करता है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास रेजरवायर वाला भी आ गया चेंज, और सिस्टम का भी आ गया। तो टोटल जो हमारा यूनिवर्स है वो इन दोनों ही से मिलके बना हुआ है, यानी सिस्टम और रेजरवायर है। तो टोटल जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है इज जस्ट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रेजरवायर। तो टोटल जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे इस केस के अंदर ये टोटल जो है ये आइसोलेटेड है, बाहर रेजरवायर सिस्टम मिलके जो कंपोजिट सिस्टम बन रहा है, जॉइंट सिस्टम बन रहा है, वो बाहर किसी और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कोई इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो यही हमारा यूनिवर्स है। तो हम यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज देखना चाहते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की है ये वाकई कंसिस्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या नहीं, और उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमने जो भी हासिल किए हैं ये हम इधर सब्स्टिट्यूट करें और हम देखते हैं कि क्या बनता है।
ये हम जो है सिस्टम वाला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर हम जो है वो रेजर्वायर वाला मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। रेजर्वायर वाले में दो टर्म्स आ रही हैं, सी को कॉमन ले लिया यहाँ, तो ये टी एस ओवर टी आर है, टी एस ओवर टी आर -1 आएगा क्योंकि टी आर डिवाइडेड बाई टी आर इज़ 1, तो यहाँ पे -1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो जो ये फिगर नज़र आ रहा है आपको, इसमें इसी एक्सप्रेशन को प्लॉट कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो नोट करने की, वो ये है कि ये डेल्टा एस यूनिवर्स है जो कि हमने इधर कैलकुलेट किया है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको प्लॉट किया, इसको भी प्लॉट किया इसमें, और इसको भी अलग से प्लॉट किया। तीन आपको कर्व्स नज़र आ रहे हैं, एक ये यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कर्व, एक सिस्टम की, और एक रेजर्वायर की चेंज इन एंट्रोपी। ये वाला जो कर्व है, जो डार्क ब्लैक है कर्व है, ये वाला जिसके ऊपर मैं अभी ट्रेस कर रहा हूँ, ये जो है ये यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस पे डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी, और राइट साइड पे जो बेसिक आपका वेरिएबल्स हैं, सी तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल्स जो हैं वो आपने टी एस ओवर टी आर की टर्म्स में जो है इसको प्लॉट कर दिया। तो एक्स एक्सिस पे आपका टी एस ओवर टी आर है। ये आप मैथमेटिका वगैरह किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के 2 मिनट के अंदर इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ दे दें 0 2 3 टी एस ओवर टी आर, तो डेल्टा एस को ये डालें तो ये आपका प्लॉट आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये आ रही है ना, वो ये है कि ये चेंज इन एंट्रोपी को अगर आप गौर करें यूनिवर्स की, दिस इज़ ऑलवेज ईदर पॉजिटिव और ज़ीरो, इट नेवर बिकम्स नेगेटिव। सो इसका मतलब है दिस इज़ कंसिस्टेंट विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यही कह रहा है ना कि डी एस जो है हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ऑफ द यूनिवर्स। The total change in entropy of the universe does not decrease. It has to be always greater than or equal to 0. तो ये जो आपके पास change in entropy आपने इधर कैलकुलेट की है, that is consistent with that. ये जो डेल्टा एस है, that is always above this, either touching it at this point or it is above this point. ठीक है? It's never negative, so that is consistent. अलबत्ता अगर आप सिस्टम की एंट्रोपी को प्लॉट करें, सिस्टम की एंट्रोपी को प्लॉट करने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन को लें और इसको डेल्टा एस की ईयरली एक्सप्रेशन अलग से प्लॉट करें, टी आर ओवर टी एस का फंक्शन लेकर, तो आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा एस सिस्टम है, जो कि ये वाली कर्व है जिसको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो डेल्टा एस सिस्टम है, ये जो है कुछ रीजन के अंदर, टी एस ओवर टी आर के कुछ रीजन के अंदर, रेंज में, ये जो है ये नेगेटिव भी हो जाती है, इट गोज़ बिलो दिस। डेल्टा एस जो है, ये डेल्टा एस जो है, ये नेगेटिव रीजन है डेल्टा एस का, तो देखें ये नीचे भी चली गई ये कर्व। तो दिस शोज़ दैट सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है वो कुछ टी एस टी आर रेंज के अंदर वो नेगेटिव भी हो सकती है, और कुछ रेंज के अंदर ये पॉजिटिव भी है, और एक ख़ास पॉइंट पे ये ज़ीरो को भी हिट करती है। अच्छा, इसी तरह अगर आप रेजर्वायर ही करें, जो कि ये एक्सप्रेशन है, इसको प्लॉट करें, तो रेजर्वायर वाला जो है वो ये एक कर्व बनता है। तो रेजर्वायर वाला भी आप देख रहे हैं कि ये भी कुछ इस रेंज के अंदर, टी एस ओवर टी आर के इस रेंज के अंदर ये नेगेटिव है, और इस रेंज के अंदर ये पॉजिटिव है। मगर अच्छी और मज़े की बात ये है कि जिस रेंज के अंदर ये सिस्टम वाला, यानी ये वाली जो रेंज है, इसके अंदर सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव है, तो उसी रेंज में जो है डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, सच दैट इट कंपनसेट्स फॉर दिस नेगेटिव। इतना ज़्यादा ये पॉजिटिव है कि इसको पॉजिटिव कर देता है, टोटल जो यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी है उसको पॉजिटिव कर देता है, और फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेटिस्फाई हो जाता है। इसी तरह जहाँ ये नेगेटिव था
यूनिवर्स वाला, ये जो कर्व है यूनिवर्स का, ये इस रेंज के अंदर टी एस ओवर टी आर में, ये डेल्टा एस जो है यूनिवर्स वाला, ये जो है ये इस रेंज के अंदर नेगेटिव था। मगर इसी में जो है ये जो सिस्टम का आप देखें ना, सिस्टम इसी रेंज में पॉजिटिव हो रहा है, डेल्टा एस सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है, तो वो कंपनसेट करके फिर यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उसको पॉजिटिव कर देता है। तो वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, मगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है नेगेटिव से, तो वो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। दोनों सूरतों में, कभी यूनिवर्स वाला उस रेंज के अंदर जहाँ पे सिस्टम का नेगेटिव है वहाँ यूनिवर्स वाला इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि टोटल जो है रेजर्वायर वाला इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि टोटल जो चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स की है उसको पॉजिटिव बना देगा। और जहाँ पे रेजर्वायर वाली जो चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव हो रही है, वहाँ सिस्टम का जो चेंज इन एंट्रोपी है, जो कि ये वाला केस है, ये रेंज है, इसमें जो है सिस्टम की एंट्रोपी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो जो रेजर्वायर की चेंज इन एंट्रोपी की नेगेटिव होने को कंपनसेट कर लेती है। और जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो नेट आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी। तो फिर आपको यहाँ भी पॉजिटिव मिल जाता है और यहाँ भी पॉजिटिव मिल जाता है। इस वैल्यू के ऊपर टी एस ओवर टी आर जब बराबर है तो वहाँ ऑब्वियसली देयर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी, because there will be no net heat transfer because they are both at the same temperature. तो यहाँ पे डेल्टा एस रेजर्वायर का भी, डेल्टा एस सिस्टम का भी और भी ज़ीरो है, तो दोनों को ऐड करें तो ज़ीरोस को, तो फिर आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी भी चेंज जो है वो ज़ीरो मिल जाता है। तो ये जो है एग्ज़ाम्पल इस को अगेन हाईलाइट कर रही है कि ये जो है, एक सेकेंड होल्ड करें। अच्छा, ये चीज़ जो है ये इसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है कि अगर आपके पास जो टोटल कंपोजिट सिस्टम जो है, जिसको हम यूनिवर्स का नाम दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ सब सिस्टम से मिलके बना हुआ है, तो वो सब सिस्टम्स जो हैं उनकी एंट्रोपी जो है वो किसी रेंज के अंदर नेगेटिव भी हो सकती है। मगर जब टोटल सिस्टम को आप कंसिडर करते हैं, जिसको हम यूनिवर्स का नाम दे रहे हैं, तो उनकी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या रिवर्सल प्रोसेस के लिए ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ पे जो सब सिस्टम्स हैं वो, ये जो टोटल सिस्टम है ये सिस्टम और रेजर्वायर दोनों से मिलके बना हुआ है। तो जो आप समझ लें कि इसमें सिस्टम भी है और रेजर्वायर भी है, ये दो सब सिस्टम्स आप समझ लें टोटल सिस्टम के हिस्सेदार जो हैं ये दो हैं। तो इन दोनों की जो है ना किसी रेंज के अंदर एंट्रोपी जो है वो, जिस तरह इस रेंज के अंदर सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव हो गई और इस रेंज के अंदर रेजर्वायर की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो गया, तो ये पॉसिबल है कि इन दोनों की किसी रेंज के अंदर एंट्रोपीज़ नेगेटिव हों। मगर ये नहीं हो सकता कि दोनों की ही नेगेटिव हों किसी रेंज, दोनों की इकट्ठे नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि फिर आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन होगी। तो जहाँ पे एक नेगेटिव है वहाँ पे आपको दूसरा पॉजिटिव मिलता है, इसलिए जो नेट जो टोटल एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का वो आपको पॉजिटिव मिल जाता है, या ज़्यादा ये भी पॉसिबल है कि वो ज़ीरो हो जाए, जैसे कि हमने इधर देखा। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि जब हम ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एप्लीकेबल है टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। पूरे सिस्टम, जितने भी सब सिस्टम्स हैं जिनसे वो मिलके वो सिस्टम बना हुआ है, जो आपस में इंटरेक्ट करें, उन सबको इकट्ठा लेकर फिर उनकी एंट्रोपीज़ को ऐड करके आपने देखना है। कुछ उसमें नेगेटिव भी हो सकती हैं, मगर ओवरऑल आप जब देखेंगे नेट रिजल्ट निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी का, तो वो पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो था एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को की जो बेसिक एक्सप्रेशन थी, अब हम क्या करने लगे हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुकी है कि डी एस जो है उसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई टी की टर्म्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पहुंचने में हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो है चेंज इन एंट्रोपीज को हमने रिलेट किया हीट इन फ्लो हीट आउट फ्लो एट अ गिवन टेम्परेचर से, एक्सचेंज ऑफ हीट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी
एंट्रोपी चेंजेस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको याद होगा ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो एसेंशियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है वर्क डन में और हीट ट्रांसफ़र से। तो यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन की सूरत में हो सकती है, या हो सकती है कि हीट ट्रांसफ़र हो इन एंड आउट ऑफ अ सिस्टम। अब क्योंकि हमारे पास हीट ट्रांसफ़र जो है उसकी एक एक्सप्रेशन आ गई है हमारे पास, जो कि एक स्टेट वेरिएबल की टर्म्स में, कि चेंजेस की टर्म्स में, तो अब हम इसको इस्तेमाल करके एक ज़्यादा बेहतर फॉर्म जो है आप समझ लें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिखने लगे। उसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे डी क्यू जो था ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं था, क्योंकि हीट इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल। अलबत्ता जो एंट्रोपी इज़ अ स्टेट वेरिएबल, तो उसकी टर्म्स में लिखना जो है काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है। तो लेट्स जस्ट एक्सप्रेस दिस। डी यू जो है आपको याद होगा वो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू था, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आप इसका बेहतर तरीका यही है कि आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं कि डी यू जो है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैं इधर लिख देना चाहिए मुझे, यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको याद तो होगा, लेकिन फिर भी जस्ट एज अ रिमाइंडर कि दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो है आप ये जब इस एक्सप्रेशन को आप लिखना चाहेंगे तो इसमें ये ख्याल रखना है कि हम जो है ये ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हम जो वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं वो पी डी वी टाइप ऑफ वर्क डन है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन या कंप्रेशन है। और किस्म के वर्क डन भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई फील्ड्स लगाए हैं, दे कैन ऑल्सो डू वर्क एंड सो फोर्थ। तो वो सारी एक्सप्रेशंस भी इसमें और डाली जा सकती हैं, डॉट डॉट डॉट, लेकिन वो अभी हम क्योंकि उनको कंसिडर नहीं कर रहे स्टेज के ऊपर, तो इसलिए यहीं पे इसका जो है ना इसको रोक देते हैं। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक और एक्सप्रेशन है, अगरचे हमने जो इधर एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है, जो जहन में रखने वाली बात है कि हमने जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की ये वाली, ये स्ट्रिक्टली होल्ड करती है when the process or the change in internal energy is through a reversible process। मगर क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन जो हमारी लिखी हुई है ये इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए दे एक्चुअली होल्ड फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है ना, क्योंकि दे ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो दिस इज अ वेरी जनरल एक्सप्रेशन दैट होल्ड्स। साथ साथ अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस एंड वी हैं, तो हम ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहली वाली एक्सप्रेशन ये शो कर रही है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन यू चेंज द एंट्रोपी, तो उसका इफेक्ट इधर है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन यू चेंज द वॉल्यूम इज़ गिवन बाय द सेकंड एक्सप्रेशन। बिकॉज यहाँ पे आप बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि u जो है आपका जो फंक्शन है, इट्स एसेंशियली अ फंक्शन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स s एंड v। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप राइट हैंड साइड पे देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको आप वेरी कर रहे हैं वो s एंड v हैं। तो अब जब इंटरनल एनर्जी का जो चेंजेस हैं वो s और v के चेंजेस से रिलेटेड है। ये पहली वाली जो टर्म है ये बता रही है कि अगर आप वॉल्यूम को चेंज ना करें और सिर्फ चेंज देखें इंटरनल एनर्जी का, जब आप एंट्रोपी को चेंज करें तो वो ये है, और अगर आप s जो साथ आ रहा है नीचे और इधर v जो आ रहा है, इसका मतलब इसको आप कांस्टेंट रखें, पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, और सिर्फ वॉल्यूम को अगर आप चेंज करें और उसका इफेक्ट देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी पे, तो वो ये एक्सप्रेशन आपको देती है। अब क्योंकि ये कोई भी फंक्शन है u जो कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस एंड वी हैं, तो आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो फिर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं ये और ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि ये डी एस है, ये टी जो है यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस, एंड पी माइनस पी यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टी जो है आपका वो डी यू बाई डी एस है,
तो इसका मतलब है एक और डेफिनेशन आपके पास, एक्चुअली ये काफ़ी हद तक हमने पहले भी देखी हुई है, और P जो है क्योंकि एक माइनस साइन भी था ना, तो du/dv एट कांस्टेंट s, तो ये टेम्परेचर और वो आ गया। और ये हम देखेंगे कि ये जो बेसिक डेफिनेशन है टेम्परेचर की, ये एसेंशली वही है जो हमने पहले भी हासिल की थी। अगर s को जो हम नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स की टर्म्स में लिखेंगे ना, तो ये एक्चुअली वही वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी जो हमने पहले भी देखी थी। जस्ट टू रिमाइंड यू, वो थी एक्सप्रेशन, अगर आपको याद हो पहले वाले लेक्चर्स में, ये हमारे पास था एक लेफ्ट हैंड साइड वन ओवर KBT था, और यहाँ पे हमने एक दफ़ा मेंशन किया था कि ये इस किस्म की फॉर्म बनेगी। तो ये KB और log ऑफ ओमेगा जब डालेंगे तो यह एक जो एंट्रोपी की एक स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन है, जिसका हम अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे। तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो हमने पहले एक दफ़ा कंसिडर किया जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर एक सिस्टम और रेजर्वॉयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और एंड व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कन्फिगरेशन। तो वो वहाँ पे भी हमारे पास इस किस्म की एक एक्सप्रेशन आई थी। तो ये बेसिकली वही एक्सप्रेशन है। एक और मतलब जब अगर हम S की जगह ये log ऑफ ओमेगा वगैरह डालें तो फिर हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन जाएगी जो कि स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर थी, जो हमने पहले एक दफ़ा हासिल की थी, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, अगर हम अभी एक चीज़ और इस स्टेज पे जब हम आ गए हैं, तो एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ये टेम्परेचर्स, दो सिस्टम्स हैं मिसाल के तौर पर, अब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और फिर उनमें जो है टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये अगर हम मालूम करना चाहें तो लेट्स थिंक ऑफ दैट। द क्वेश्चन इज़, तो अभी जो चीज़ इधर जो मैंने बताया ना, इधर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके जहन में रखने वाली है, वो एसेंशली ये इंपॉर्टेंट है कि वही जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसको आप जो है चेंजेस इन एंट्रोपी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये DW तो वही वैसी की एक्सप्रेशन है जो पहले भी हमने लिखी है, मगर यहाँ फ़र्क ये आ गया है, DQ की बजाय TDS आ गया है यूजिंग दिस। तो ये काफ़ी, जिसे कहते हैं, यूज़फुल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और ये जहन में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर को भी आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एंड एंट्रोपी चेंजेस। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है, इफ़ वी हैव टू सिस्टम्स, that can exchange heat and do work, on each other, what will be the temperatures and pressures of the two systems when they come to equilibrium। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमारे पास दो सिस्टम्स हैं मिसाल के तौर पर, और वो अलग-अलग टेम्परेचर्स हैं, उनके अलग प्रेशर्स हैं, और उनको हम अलाउ करते हैं कि वो आके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें सच दैट दे कैन एक्सचेंज हीट विद ईच अदर, दे कैन डू वर्क ऑन ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और वो दोनों सिस्टम जो हैं रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से आइसोलेटेड हैं, ठीक है ना, तो वही यूनिवर्स है। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे, वर्क डन वगैरह करेंगे, तो फिर फाइनल इनके टेम्परेचर्स का क्या रिलेशन बनता है आपस में, और प्रेशर्स का क्या रिलेशन बनता है, एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ कंडीशंस आएंगी इक्विलिब्रियम की,
थर्मल इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हम जानना चाह रहे हैं। सो हम कहते ये हैं कि लेट्स से वी से द टोटल सिस्टम, जिनसे सिस्टम 1 सिस्टम 2 को शामिल करके टोटल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेट वेरिएबल्स। हम कहते हैं कुछ स्टेट वेरिएबल्स हैं एस वी वगैरह जिनसे ये कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। जिस तरह हमारा ये एस वी है ना, दीज आर स्टेट वेरिएबल्स जिनसे ये कैरेक्टराइज्ड है। And u is a function of these variables. First law of thermodynamics, and u is a function of these variables. जिस तरह इधर हम कह रहे थे कि u जो है इन स्टेट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो अब हम ये है, क्योंकि ये u जो है, s जो है और v जो है, ये टोटल जो सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को शामिल करके, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं, तो इनका ये टोटल जो s है, v और u चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अलबत्ता जो सब सिस्टम्स के u's हैं और v's हैं और s हैं, वो चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे हैं कि u1 प्लस u2 जो है वो टोटल u है, और वो टोटल u जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और u1 और सिस्टम 1 और सिस्टम 2 की जो इंटरनल एनर्जी है, हीट एक्सचेंज और वर्क डन की वजह से वो चेंज हो सकती है, मगर उनका सम जो है ना, जो कि टोटल इंटरनल एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि टोटल सिस्टम आइसोलेटेड है, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस ऑफ कमिंग टू इक्विलिब्रियम के दौरान, ठीक है ना। इसी तरह हम कह सकते हैं कि v1 प्लस v2 जो है, अब ये आप समझ लें इससे दो गैसेस हैं, एक लेफ्ट चैम्बर में एक राइट चैम्बर में है, तो पिस्टन भी डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रेशर द टू गैसेस एक्सर्ट, पिस्टन भी मूव कर सकता है। इसका मतलब है इन दोनों की वॉल्यूम भी तब्दील हो सकता है, मगर टोटल वॉल्यूम जो है ना वो तब्दील नहीं हो रहा, वो टोटल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह S1 प्लस S2 चेंज हो सकता है, मगर टोटल S जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है, फर्स्ट लॉ जो है, अगर रिवर्सिबल हम चेंजेस कंसिडर करें तो ये है कि du1 इज इक्वल टू T1 ds1 माइनस P1 dy1, और सीधा du2 जो है, जो सेकंड की जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, वो भी फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है, और वो ये आ जाता है, ठीक है। इन सब को अगर हम इक्वेशन 1 कह लें और इनको हम इक्वेशंस 2 हैं, तो इन सब को इक्वेशन 2 कह लें, तो पहले वाले से हमें ये पता चलता है, फर्स्ट वाले से, फ्रॉम इक्वेशंस 1, इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं, दो इक्वेशंस हैं मगर चलें इसको मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, तो du1 प्लस du2 जो है वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये u1 प्लस u2 जो है ये कांस्टेंट है, तो चेंजेस u1 प्लस चेंजेस u2, जब आप चेंज इसको u को देखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो दे देगा, राइट हैंड साइड ज़ीरो आ जाएगी, मगर ये जो चेंजेस जो हैं ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। du1 विल बी इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड पे du2 को ले जाएं तो नेगेटिव होगा, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी कम हो जाएगी, मगर टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसी तरह ds1 इज इक्वल टू माइनस ds2, और इसी तरह dv1, एक की वॉल्यूम चेंज हो रही है तो दूसरे की बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है। अब हम ये दोनों इक्वेशन जो हैं, अगर इसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कांस्टेंट्स की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, यानी इसको भी अगर आप सोचें तो ये भी जो है ये du1 माइनस du2 है। ओहो, तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, ये जो तीनों रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये टोटल सिस्टम की जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं du1 प्लस du2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। वो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी ना, उसका ये फ़ायदा है, ज़ीरो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, du1 प्लस du2
इसको इस्तेमाल करें ज़ीरो हो जाएगी, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा T1 DS1 प्लस T2 DS2 माइनस P1 DV1 माइनस P2 DV2। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, अगर मैं DS2 को, यानी ये जो DS2 आ रहा है, इसको अगर DS1 की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो मुझे माइनस DS1 लिख सकता हूँ इसको ना, इस एक्सप्रेशन से, प्लस T2 माइनस DS1, क्योंकि DS2 जो है इस माइनस DS2 जो है इस माइनस DS1। ठीक है ना। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इस वाले को DV2 को मैं लिखना चाहूँ DV1 की टर्म्स में, तो माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्टीमेटली T1 माइनस T2 DS1 माइनस P1 माइनस P2 DV1। इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करके लिख दिया। अब क्योंकि DS1 और DV1 के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है ना, ये भी इंडिपेंडेंटली वेरी हो सकता है, DV1 भी वेरी हो सकता है, तो हम जो है ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ये इंडिविजुअली ये टर्म जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है। तो इंडिविजुअली दिस इज़ एक्चुअली ट्रू फॉर एनी DS1 एंड DV1, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाली टर्म भी अलग से, ये हम कह सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है ये भी अलग से जो है ये ज़ीरो होनी चाहिए, और ये वाली टर्म भी अलग से ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ताकि इक्वालिटी होल्ड करें ना, इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज़ इक्वल टू T2 होना चाहिए थर्म इक्विलिब्रियम में, और साथ साथ जो है P1 इज़ इक्वल टू P2 भी होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। P1 इक्वल टू P2 आ रहा है यहाँ से, और T1 इक्वल टू T2, यानी ये भी अगर ज़ीरो होगा तो ये तो इसकी तो DS चेंज इन S1 तो कुछ भी हो सकता है, तो ये जो है ये ज़ीरो होना चाहिए कोफिशिएंट्स। तो दीज आर कंडीशंस फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। जिसे कहते हैं कि ये जो है ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम इसे कह सकते हैं। कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये जो है कंडीशन है ये थर्मल इक्विलिब्रियम की, इसे आमतौर पे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है कि अगर दो सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में वो आएंगे तो उनका एक कॉमन टेम्परेचर, यानी सिस्टम 1 का टेम्परेचर सिस्टम 2 के टेम्परेचर के बराबर होगा, सिस्टम 2 का सिस्टम 1 के बराबर होगा, और इसको हम आमतौर पे कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कि अगर दो सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे पे वर्क कर सकें और उनका अपना वॉल्यूम चेंज कर सकें, तो वो सिस्टम का अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम वो होगा जहाँ पे प्रेशर्स जो हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के वो इक्वल हो जाए। इसी तरह अगर हम और वर्क डन शामिल करें तो और किस्म के, जिस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम, और उनको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन जो हैं, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो हमारे पास आ जाती हैं, और वो भी हमारा एसेंशली, जिस तरह हमने देखा है कि वो सेकंड लॉ की ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये बहुत यूज़फुल है, और उसी को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम पहुँचे हैं, और हमने देखा है कि हम ये एक बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में यानी वर्क डन अगर हो रहा हो और वॉल्यूम चेंज की पॉसिबिलिटी हो, तो ये इक्विलिब्रियम कन्फिगरेशन, ये इक्विलिब्रियम स्टेट वो होगी जहाँ प्रेशर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय सिस्टम 1 एंड दैट ऑफ एक्सर्टेड बाय सिस्टम 2 आर इक्वल। तो ये इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है कुछ रिजल्ट्स थे बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो हमने फ़र्स्ट और सेकंड लॉ को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो हमने करना है ना, वो एसेंशली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी की तरफ हमने जाना है। कि अभी तक तो हम एंट्रोपी को डिफ़ाइन कर रहे हैं ना फ्रॉम दिस डेफिनेशन विच इज़ द थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ चेंजेस इन एंट्रोपी। कि एंट्रोपी चेंज जो है किसी सिस्टम का, इट इज़ रिलेटेड टू हीट ट्रांसफ़र एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है चेंजेस इन एंट्रोपी की। आगे चल के हम चेंजेस इन एंट्रोपी के की जो है वो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जो हम अगले लेक्चर्स में टेकअप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें।